नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास और बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ये 30 क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न है वो सब जगह, सब मनुष्य जाति में सेम रहता है, सारे पशुओं में सेम रहता है। विकास का सब जगह जो एक जैसी जाति हैं उनमें सब जगह सेम रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो या फिर शारीरिक डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। अगर आपका शरीर में कोई दर्द होगा तो आपका जो संज्ञान है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसमें भी थोड़ा अंतर आएगा। तीसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास है वो निरंतर अविरत चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व किशोर अवस्था और चौथा ऑप्शन है मध्य किशोर अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मध्य किशोर अवस्था। ये होता है 13 से 15 वर्ष के बीच में, यहाँ पर इसको माना जाता है और इसमें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। इसके अनुसार पहले जो है ना हमारे शरीर का जो सिर है वो पहले अच्छे से डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे जो सिर से लेके नीचे पैर तक का विकास होता है, फिर हाथ का विकास होता है, फिर जाके पैरों का विकास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब जो जन्म लेते हैं, सबसे पहले जो जन्म लेते हैं तब उनका सिर बहुत भारी होता है, धीरे धीरे वो उनके हाथ मजबूत होते हैं और फिर वो चलना शुरू करते हैं। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय, जो शैशवावस्था के बाद आता है। तो जो भाषाविद मनोवैज्ञानिक थे नोम्स चॉम्स्की, उनके अनुसार उनका कहना था कि जो प्रारंभिक बचपन है वो सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है भाषा के विकास के लिए। इसमें बच्चे भाषा ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और वही उनके भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो जो लड़की है 6 वर्ष की लड़की, उसके जो माता पिता हैं वो खिलाड़ी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन पर आनुवंशिकता का प्रभाव रहेगा और वो प्रशिक्षित ट्रेनिंग देने के लिए उसे भेजते हैं और खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मतलब है पर्यावरण, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर ये दोनों का परिणाम होगा वो दिखाई देगा उसकी क्षमताओं पर, जो लड़की है उसकी क्षमताओं पर इन दोनों का परिणाम दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन
से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो जो गौण वाहक है सामाजिकरण के, गौण वाहक को हम कह देंगे सेकेंडरी एजेंट। तो जो प्राइमरी एजेंट होते हैं वो तो माता पिता होते हैं और परिवार के अन्य सदस्य जो निकटतम परिवार के, जैसे चाचा चाची, भाई बहन, ये सब निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं, वो होते हैं मुख्य वाहक, प्राइमरी एजेंट। जबकि जो सेकेंडरी एजेंट हैं वो कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, परिवार के लोग वाले ऑप्शन हैं वो हट जाएंगे। तो निकटतम परिवार के सदस्य यहाँ पर ये हट जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन बचेगा जिसमें दोनों है ना गौण वाहक है, सेकेंडरी एजेंट है, विद्यालय और पास पड़ोस, जो आस पड़ोस के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, वो सेकेंडरी एजेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। तो मैं बता दूं कि विकास के सिद्धांत में क्या होता है कि गति तो अलग अलग होती है, लेकिन जो प्रतिमान है, जो है ना एक टाइप का जो पैटर्न है वो निरंतर एक समान ही चलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। तो यहाँ पर जो परिवार है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम के नियम मैं अपनी थ्योरी के वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने थ्योरी के वीडियो नहीं दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है मैंने, तो थ्योरी के वीडियो भी ज़रूर देख लें क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण हैं। समानता, दूसरा है भिन्नता, तीसरा है प्रत्यागमन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर ये तीनों तो वंशानुक्रम के नियम हैं, लेकिन जो चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में है ना बच्चे का बौद्धिक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत तेज होता है और सबसे अधिक यहाँ पर किशोरावस्था में जाके पूर्ण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप ध्यान रखें कि जो संज्ञान का विकास है वो मैक्सिमम किशोरावस्था तक हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास के सिद्धांतों को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। वीडियो मैंने पढ़ाया है, सारे वीडियो थ्योरी के वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। तो विकास के सिद्धांत ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें क्योंकि घुमा फिरा के आपसे वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधी नहीं है। नहीं, विकास की सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। कोई भी एक अगर विकास प्रभावित होगा तो सारे जो विकास हैं, बाकी सब विकास प्रभावित होते हैं उससे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो विकास दर, हाँ ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबकी विकास दर समान नहीं होती है। कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई जल्दी उस पैटर्न तक पहुँच जाता है और कोई धीमे पहुँचता है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम रहता है, लेकिन उनकी गति आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चौथा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऐसा नहीं होता कि विकास सिर्फ एक ही रेखा में जा रहा है, मतलब एक जैसा समान ही चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब का उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, फिर धीरे धीरे जब बाल्यावस्था में आता है तो कम होता है, फिर किशोरावस्था में अचानक फिर बढ़ जाता है। तो ये एक क्रम में नहीं रहता, रेखीय क्रम में नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर फिर से बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया, इसलिए यहाँ पर सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार घुमा फिरा पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये तो ठीक है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये सही नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गति है वो सब जगह एक समान नहीं होती। किसी में वो बहुत जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में देर लगाते हैं। अधिगम में कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये उनकी परिपक्वता पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, कितनी जरा जो प्रतिमान है, जो पैटर्न है उसको प्राप्त कर रहे हैं। और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। हाँ, ये एक क्रम मतलब एक पैटर्न का पालन करते हैं, तो यहाँ पर ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो एक सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। इसमें लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकृति में यहाँ पर आनुवंशिकता के बारे में पूछा गया है, न कि जो पर्यावरण है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए। जो प्रकृति है वो एक तरीके से इंसान की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसके बारे में यहाँ पर उसका अभिप्राय रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है, जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, ये करेक्ट हो जाएगा। ये और कई बार लोग यहाँ पर हमारे आसपास का वातावरण लगा देते हैं, वो गलत है। वो पोषण में आता है, जो हमें पालता है, वातावरण हमें पालता है। और प्रकृति आनुवंशिकता से आती है, उसका जो मनुष्य का नेचर है वो आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगर कक्षा कक्ष का माहौल प्रजातांत्रिक होगा, हर किसी को अपनी बात रखने बोलने का मौका दिया जाएगा, तो संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में हैं, सबसे पास उनके रहते हैं माता पिता और भाई बहन। वही एक समूह है जो जानकारी जो प्रदान करते हैं और वो सबको एक समूह को स्वीकार्य है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी। ऑप्शन देख लेते हैं, इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। दूसरा ऑप्शन, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्व का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो यहाँ पर जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो बौद्धिक और भावनात्मक दोनों तरीके से परिपक्व होते हैं, दोनों तरीके से मैच्योर होते हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि वह जो विद्यार्थी है वह अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है, वो कभी कभी इमोशनल रूप से सोचता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है और बुद्धि तो उसमें है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी में सारे में बुद्धि के बारे में कहीं कहीं जो भावनाएं हैं, इमोशन, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, किंतु अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत एक आभार हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य में विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लक्षण से वो गुजरता है।
तो एक ही इंसान है, एकीकरण, और उसमें अलग अलग जो है ना अंतर आ रहा है। जैसे एक बच्चा है, उसमें पहले वो अलग तरह का व्यवहार करता है और फिर वो उसमें जो व्यवहार है वो धीरे धीरे विकास के साथ बदल जाता है, उसके लक्षण बदल जाते हैं। तो ये विभेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि विकसित होने के लिए जो हमारे पास क्षमताएं होती हैं वो हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, हमारे वंशानुक्रम से प्राप्त होती, जीन से प्राप्त होती हैं। और इन क्षमताओं को विकसित होने के लिए जो अवसर हमें मिलता है, जो अवसर हमें प्रदान किया जाता है, वो वातावरण में मिलता है। तो हम जो ये नहीं कह सकते कि किसका योगदान कितना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, कि आधा आधा है, ये कभी नहीं बताया जा सकता। ये कोई नहीं बताया, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि 50-50%, 50-50% योगदान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन होगा। समवयस्क और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक, मतलब समेटिव नहीं होता है कि उसमें कोई आंकड़ा नहीं होता है कि इसका ज़्यादा है इसका कम है। उन दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 50% मतलब आधा आधा ही पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण है। पहला ऑप्शन है सामाजिकरण मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध, तीसरा ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो जो सामाजिकरण होता है वो समाज में जो उन्होंने कोई मानदंड तय किए हैं उनके अनुसार जो खुद को ढाल लेना, खुद को अनुकूलित कर लेना सामाजिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, क्योंकि जो मानसिक विकास है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से आरंभ हो जाती है जो जन्मोत्तर अवस्था में इसके संपर्क में चलती है। तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। पर्यावरण के संपर्क में गर्भावस्था से जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से वह पर्यावरण में रहता है, पर्यावरण में ही उसे पोषण मिलता है, शिक्षा मिलती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन डी। इसको भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भ्रूण से, रक्त कोश से, बीज कोश से और सभी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज कोश से निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आकार का बढ़ना है। ऑप्शन देख लेते हैं, विकास, वृद्धि, परिपक्वता और उपरोक्त सभी। तो आकार का बढ़ना ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 24। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो जो उत्तर बाल्य अवस्था है मतलब लेटर चाइल्डहुड है, उसमें बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल तीनों के बारे में समझने लगता है और उनके जो परिवर्तन हैं उनको भी यहाँ पर वो समझने लगता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें से जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी विशेषता होती है कि जो बच्चा है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल इनमें परिवर्तन ये सब चीज़ें समझने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही। वो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अच्छे से, और उसमें इंटेंसिटी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, बिल्कुल सही। चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति बिल्कुल उसमें होती है। तो यहाँ पर जो थिंकिंग प्रोसेस है, चिंतन प्रक्रिया है, वो इसकी विशेषता, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और रुचि से। तो जो परिपक्वता का संबंध है वो विकास से है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे विकास डेवलपमेंट होता है, बच्चा मैच्योर होता जाता है और मैच्योरिटी जो परिपक्वता उससे ही रिलेटेड होती है, संबंधित रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 26 है, ए हो गया था। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 27 पर। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो जो तनाव और क्रोध की अवस्था है वो है किशोरावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो तनाव में रहता है, वो सोचता है कि वो बच्चा है या अभी बड़ा हो गया है और उसकी वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी शारीरिक चेंज भी होते हैं, हार्मोनल चेंज भी होते हैं, इससे वो तनाव और क्रोध में रहता है, उसकी जो मानसिक और शारीरिक गति भी बहुत तेज रहती है। तो यहाँ पर इसलिए आंसर बी हो जाएगा किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं किशोर अवस्था में बालक ना तो किशोर रहता है और ना तो प्रौढ़ी होता है। किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता रहता है, शारीरिक आकृति में उसके परिवर्तन होता है, उसका स्वास्थ्य गिरता रहता है, बिगड़ता रहता है, ठीक होता है, वो सम्मान की और धन की प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, अनेक चीज़ों के बारे में चिंतन करता रहता है, अपने स्वरूप के बारे में देखता रहता है, तो उसमें दुश्चिंतन और स्वयं से स्वकार रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना। तो यहाँ पर जो लिखना है, राइटिंग है, वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। छोटे बच्चों को है ना, उस जब वो केजी में होते हैं तब उन्हें लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। कैसे कराई जाती है? कुछ मिट्टी के वो होते हैं, मिट्टी से उन्हें खेलने के लिए दिया जाता है, उनके हाथों को मजबूत किया जाता है, तो वो उनकी जो सूक्ष्म कौशल है, मोटर स्किल है, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और केवल वातावरण का। तो जो मानव का व्यक्तित्व है, मानव की पर्सनालिटी है, वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का योग होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन बाल विकास के जो सिद्धांत हैं और जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।